बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ईरान ने एक दावा किया है और ये ईरानी मीडिया का अब तक का सबसे बड़ा दावा है। इस दावे के मुताबिक एक वीडियो भी जारी की गई है और इस वीडियो में जो दिखाया गया और जो दावे में बताया गया वो ये है कि एक मिसाइल ईरान ने दागा है और वो जाकर बराह रास्त मुसाद और फौजी इंटेलिजेंस के मराकज़ को लगा है इसराइल में, और इससे इसराइल की तारीख का सबसे बड़ा हमला करार दिया जा रहा है। ये अभी दावा है, इसकी तफसीलात हमारे सामने आएंगी तो मैं चीज़ें आपके सामने रख दूंगा, लेकिन ये वीडियो मेरे सामने मौजूद है। इस वीडियो को मैं देख रहा हूं तो ये नाजरीन अब तक का एक बड़ा हमला रिपोर्ट हुआ है। अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जंग के दिनों में आपको पता है कि दोनों तरफ से बाज़ औक़ात झूठी खबरें या ऐसी खबरें आ रही होती हैं जिन्हें प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की तस्दीक हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको खबर दी थी कि सऊदी अरब में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है प्रिंस सुल्तान एयरबेस के ऊपर और उसमें अमरीकी तैयारे तबाह हुए हैं, लेकिन मैंने आपको यह कहा था कि इसकी कंफर्मेशन आएगी और बाद में उसकी कंफर्मेशन आई। बाकायदा तस्वीर आई कि अमरीकी तैयारे बुरी तरह तबाह हुए हैं और वहां जो अमेरिका का नुकसान हुआ वो बेमिसाल है। यानी $1 अरब से महंगा उनका एक ऐसा तैयारा तबाह हो गया जिसपे उनकी एयरफोर्स इन्हिसार करती है, और उसके अलावा उनके बहुत सारे ऐसे तैयारे तबाह हो गए या जुज़वी तौर पर उनको नुकसान पहुंचा, फौजियों को नुकसान पहुंचा। ये रीफ्यूलिंग के लिए तैयारे इस्तेमाल होते थे। बहरहाल एक और बड़ी खबर है, इस खबर को अगर आप उस तरह समझेंगे जैसे मैंने समझा तो आपको बाद वक़्त हंसी भी आएगी। अरब ममालिक ने ज़ेलेंस्की को बुलवाया। अब यूक्रेन की लड़ाई चल रही है रशिया के साथ, लगभग 4 साल हो गए। 2022 के फरवरी में यह लड़ाई शुरू हुई थी, गालिबन 3 फरवरी को 2022 में यह लड़ाई शुरू हुई और ये लड़ाई तब से लेकर चल रही है आज तक, तो 4 साल से ज्यादा हो गए हैं। इसमें रशिया ने बहुत सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया है और यूक्रेन को पूरी दुनिया की सपोर्ट मिल रही है। रशिया अकेला लड़ रहा है यूक्रेन से, यूरोप यूक्रेन को हथियार देता है, पैसा देता है, मदद देता है, अमेरिका भी यही करता है और नेटो पूरी मदद कर रहा है यूक्रेन की, जबकि रशिया जो है वो अकेला यूक्रेन के साथ लड़ता चला आ रहा है। अब यूक्रेन ने यह दावा किया कि उनके पास ऐसे कुछ सस्ते और छोटे ड्रोन्स मौजूद हैं जिनके साथ वो निशाना बना सकता है शाहिद ड्रोन से, जो अमेरिकन फौज के लिए बड़ी प्रॉब्लम बन गई। अमेरिकी फौज ने भी यह कहा, उनके जर्नैलों ने यह कहा, उनके जितने दिफाई तज्जियाकार हैं उन्होंने भी ये बात की और अरब ममालिक भी इसी बारे में सोच रहे थे कि ईरान का इंतहाई सस्ता शाहिद ड्रोन ये काबू क्यों नहीं आ रहा। यानी इतने महंगे इंटरसेप्टर मारे जाते हैं, इसके बावजूद ये ड्रोन एक तो है बहुत सस्ता, दूसरा महंगे तरीन इंटरसेप्टर मिसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद ये काबू नहीं आता। तो इसमें ज़ेलेंस्की ने यह दावा किया कि हम इन्हें काबू कर सकते हैं, हमारे पास ऐसे ड्रोन हैं इसके मुकाबले में जो इसको जाके टकरा के हवा में तबाह कर देंगे, और वो बहुत छोटे छोटे ड्रोन हैं। तो अब ये जब यूक्रेन का सदर ज़ेलेंस्की पहुंचा अरब ममालिक में तो इसका बड़ा इस्तकबाल हुआ। इसने सबसे पहले सऊदी अरब के साथ मुआहिदा किया, फिर ये यूएई चला गया, फिर ये कतर चला गया। इन तमाम ममालिक के साथ ये दिफाई मुआहिदे करता चला जा रहा है। इसकी अपनी जंग लगी हुई है और वहां पर ये पूरी दुनिया से मदद लेकर लड़ाई लड़ रहा है, और दूसरा ये अरब ममालिक के साथ मुआहिदे कर रहा है। गालिबन ज़ेलेंस्की को ऐसा लगता है कि ये मौका है कि कुछ पैसे कमाए जा सकते हैं, ये मौका है कि कुछ रिकवरी की जा सकती है, क्योंकि बहुत बुरी हालत हुई है इनकी जंग के दौरान और इन्होंने पूरी दुनिया से माल भी लिया, पैसा भी लिया, हथियार भी लिए। और अब हुआ ये कि यूक्रेन वहां पे जो इमदाद लेकर गया इब्तदाई तौर पे, जो एक खबर आई है मुख्तलिफ मीडिया के अंदर ये खबर छपी है और खबर ये बता रही है कि ईरान ने एक मिलिट्री वेयर हाउस है यूएई में, उसके ऊपर अटैक किया और उसको तबाह कर दिया। इस मिलिट्री वेयर हाउस में यूक्रेन के ड्रोन्स और दिफाई निजाम पड़ा हुआ था जिसे लाकर अरब ममालिक को बचाना था, और यहां पे 21 यूक्रेनी फौजी भी मौजूद थे। और ये बाकायदा आलमी मीडिया ने कहा कि ये जो फौजी मौजूद थे इनके बारे में नहीं कहा जा सकता कि ये कत्ल हो गए या बच गए, लेकिन ये वहां पे मौजूद थे। और जो ड्रोन्स और फिजाई दिफाई निजाम यूक्रेन ने दावा किया था कि वो अरब ममालिक को बचाएगा, उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो देखें, अब खातमैन हरमैन शरीफैन के साथ जब पाकिस्तान मुआहिदा करता है तो कहा जाता है कि हम जा रहे हैं मक्का और मदीना की हिफाजत करने के लिए, हमारे लिए बड़ा मुकद्दस हो जाता है। लेकिन अमेरिका के साथ भी वो दिफाई मुआहिदा करते हैं, तो क्या उनके लिए भी वो उतना ही मुकद्दस है? वो एक दिफाई मुआहिदा करते हैं ज़ेलेंस्की के साथ, तो क्या ज़ेलेंस्की को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह सआदत दे दी है कि वो अब हरमैन शरीफैन की हिफाजत करेगा? देखिए, ऐसा नहीं है। हर मुसलमान जो है वो अपने अकीदे के मुताबिक हरमैन शरीफैन की हिफाजत करता है, चाहे वो ईरानी है, चाहे पाकिस्तानी है, चाहे वो फलस्तीनी है, चाहे वो इंडियन है, कहीं पे भी है, जहां पे भी मुसलमान है उसका लगाव है, मजहबी लगाव है उसका और उसके जज्बात हैं उस तरफ। ये ममालिक और वहां के जो हुक्मरान हैं ये उनके मामलात हैं और उनके दिफाई मामलात हैं और ये प्रोफेशनल ताल्लुकात हैं ममालिक के बीच में।
तो इसको मजहब का टच दे के पाकिस्तानियों को हमेशा बेवकूफ बनाया गया। कभी कश्मीरियों का, हमारे मुसलमान बहन भाई ज्यादती हो रही है, हम कश्मीर आजाद करवाने जा रहे हैं। 70 साल हो गए सुन सुन के कश्मीर उधर ही है, और इतना बजट हमने दे दिया, इतना हमने खून पसीना अपना पेट काट काट के इतने हथियार बना लिए, कश्मीर का 1 इंच फतह नहीं हुआ। फिर इसी तरह अगर आप देखें कि फलस्तीन के बारे में हमें बार बार कहा गया कि जेरूशलम को फतह करेगी पाकिस्तानी फौज, और अब पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से अर्जी डाली गई है मार्को रूबियो के बकौल कि हम गाजा में अपनी फौज को भेजना चाहते हैं और उस फोर्स का हिस्सा बनाना चाहते हैं जो वहां मौजूद फलस्तीनियों को निहत्ता करेगी और इसराइल की हिफाजत की जमानत देगी। बहरहाल ये जो ड्रोन्स हैं ज़ेलेंस्की के, इनके बारे में जर्मनी की जो फौजी की आदत है और जो जर्मनी की सियासी की आदत है, उन्होंने बड़ा मजेदार स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी ये तो ऐसे ड्रोन्स हैं छोटे छोटे बड़े मामूली, जिन्हें हाउस वाइफ्स बना सकती हैं, ये कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके ऊपर फख्र किया जा सकता है या कोई बड़ी करामत हो। बहरहाल ज़ेलेंस्की ने सौदा बेचना था, उसने अपना सौदा वहां पे भी बेचा है, जाके अरब ममालिक को बहुत सारे लोग और बेच गए, तो ये क्यों ना बेच जाए, तो इन्होंने भी आगे अपना सौदा बेच दिया। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर 3 वुज़रा पहुंचे हैं, और ये जो 3 वुज़रा पाकिस्तान के अंदर आए हैं, इनमें एक तुर्की के हैं, एक सऊदी अरब के हैं और एक मिस्र के हैं। पाकिस्तान के अंदर कई लोगों ने जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए हैं कि इन वुज़रा के आने से दुनिया में तब्दीली आ गई है, पाकिस्तान को लीडिंग रोल मिल गया है, अब पाकिस्तान ये करेगा, पाकिस्तान वो करेगा, बहुत सारी चीजें जो हैं वो पाकिस्तान में दावे किए जा रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान को किरदार अदा करना चाहिए, पाकिस्तान किरदार अदा कर भी सकता है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ये नहीं कर सकता, ये एक हकीकत है। और पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि लड़ाई से बच जाए, क्योंकि अगर पाकिस्तान को इस लड़ाई में उतरना पड़ा तो पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो जाएगी, वो पहले ही खिलाफ है, तो रद्द-ए-अमल बड़ा शदीद आएगा। अभी मैं चल के आपको आगे बताता हूं, लेकिन देखिए ना, जो लोग आज गेम उठा के रखी हुई है जिन्होंने कि पाकिस्तान को लीडिंग रोल मिल गया, पाकिस्तान फ्रंट से लीड कर रहा है, पाकिस्तान दुनिया का लीडर बन गया। यार, जब पूरी दुनिया के वज़राए खारजा मुस्लिम उम्मा के पाकिस्तान में आए थे, ये तस्वीर देखें ना आप, ये तस्वीर है, ये देखें, 48 ममालिक के जो वज़राए खारजा हैं वो पाकिस्तान में आए थे, और ये 1 साल में 2 मरतबा हुआ था, और चीन का वज़ीर खारजा भी पाकिस्तान में मौजूद था। इस वक्त तो वो लोग कह रहे थे कि ये कुछ भी नहीं हो रहा, इससे क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है भाई, फर्क उस वक्त भी पड़ता था, फर्क आज भी पड़ता है। आज हम ये नहीं कहेंगे कि 3 लोग आए तो ये क्या फजूल एक्सरसाइज है, नहीं भाई, वो आए, कोशिश कर रहे हैं ना लड़ाई रोकने की, तुर्की भी कर रहा है, मिस्र भी कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है, क्योंकि लड़ाई किसी को वारा ही नहीं खाती, सारे इस लड़ाई को रोकना चाहते हैं। और पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान ने एक दिफाई मुआहदा कर दिया सऊदी अरब के साथ, कौम को बताए बगैर, कौम को अंधेरे में रखकर इन्होंने दिफाई मुआहदा कर लिया, पता नहीं क्या मुआहदा किया हुआ है, इनके ऊपर दबाव है कि लड़ाई लड़नी है। डोनाल्ड ट्रंप अरब ममालिक पे जब जब दबाव डालते हैं कि इस लड़ाई में मेरा साथ दो, तो अरब ममालिक ये चाहते हैं, यानी जो हुकूमत है यूएई की, वो ये चाहती है कि ईरान के साथ लड़ाई हो जाए तो हो जाए, और दीगर ममालिक भी ये चाहते हैं। मिसाल के तौर पे कतर जो है वो गुरेज करता है, लेकिन कतर के बिल्कुल साथ बहरीन जो है उसका और तरह का अंदाज है, उर्दन का और तरह का अंदाज है। लेकिन ये सारे ममालिक ट्रंप को ये बता चुके हैं कि सऊदी अरब के बगैर हम इस लड़ाई में उतरने वाले नहीं है, तो आप सऊदी अरब को मनाएं। तो ट्रंप ने सऊदी अरब के बादशाह के बारे में, या मोहम्मद बिन सलमान जो प्रिंस हैं, उनके बारे में जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए, वो फ्रस्ट्रेशन यहीं से निकली है कि तमाम अरब ममालिक कह रहे हैं कि हम सऊदी अरब के बगैर लड़ाई में नहीं जा सकते। और अरब ममालिक एक बात समझते हैं, देखें, वो सारे ये चाहते हैं कि ईरान कमजोर हो, यह हकीकत है। मैं आपसे झूठ बोलूंगा नहीं, मैं बिला वजह आपको इस्लामी भाईचारा नहीं बेचूंगा, मैं आपको साफ बता रहा हूं कि अरब ममालिक ये चाहते हैं कि ईरान कमजोर हो जाए, ईरान ताकतवर ना रहे, उसकी कैपेसिटी लड़ने की या किसी को सपोर्ट करने की खत्म हो जाए। ये अरब ममालिक बिल्कुल ये चाहते हैं, लेकिन वो अपनी इस चाहत के लिए खुद लड़ना नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि ये काम कोई और कर दे उन्हें, वहां वो पैसे देने के लिए तैयार है, वो अड्डे देने के लिए तैयार है। उन्होंने बेशुमार डॉलर दिए, अरबों डॉलर दिए, उन्होंने अपने अड्डे दिए, उन्होंने फैसिलिटेट किया है, लेकिन वो इस लड़ाई को लड़ना नहीं चाहते, वो खुद सामने आना नहीं चाहते। और देखें, वो इसकी एक और रीजन भी है ना, इसके ऊपर एक अवामी रद्द-ए-अमल भी आएगा कि खलीजी ममालिक या गल्फ के ममालिक जो हैं वो इसराइल के साथ मिलकर ईरान पे हमलावर हों, तो एक अवामी रद्द-ए-अमल वहां भी आएगा, और पाकिस्तान अगर शामिल हो जाएगा तो पाकिस्तान के साथ भी आएगा। अब खलीजी ममालिक ने ट्रंप को साफ बताया कि सऊदी अरब के बगैर हम इस जंग में नहीं जाएंगे, और सऊदी अरब गुरेज कर रहा है, और उसकी एक बड़ी वजह जो है वो तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान है। वो सऊदी अरब को एंगेज कर रहे हैं कि नहीं, आपने इस लड़ाई से अपने आप को बचाना है। देखिए, अमरीकी दिफाई निजाम जिन मामलात को नहीं संभाल सका, पाकिस्तान का दिफाई निजाम क्या वहां पे बेचता है, हम कैसे संभालेंगे। हमारे यहां पे इंडिया ने मिसाइल मारे थे, वो आकर गिरे थे हमारे अड्डों के ऊपर, हम उन्हें नहीं रोक पाए थे, उनके तैयारे हमने गिराए, बड़ी कामयाबी थी। लेकिन हमारा फिजाई दिफाई निजाम वैसा नहीं है कि हम सऊदी अरब को प्रोटेक्ट करें वहां जाके। वो अमेरिका का दुनिया का नंबर 1 है, रशिया और अमेरिका के पास है ना दुनिया के टॉप के। अब चाइनीज जो है वो तो अभी तक प्रॉपर तरीके से कभी टेस्ट ही नहीं हुए, तो इनके पास नंबर 1 है, और ये नहीं बचा सके।
अमेरिका और इसराइल नहीं बचा सके अरब ममालिक को, तो फिर पाकिस्तान कैसे बचाएगा? पाकिस्तान ये कर सकता है कि जाके ईरान के ऊपर हमला कर दे। अब उस हमले के नतीजे में जो पाकिस्तान के अंदर होगा वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अच्छी तरह जानती है। तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मामले की संगीनी को समझ नहीं रहे, और समझने से शायद कासिर हैं। वो लगातार गलतियां कर रहे हैं और दुनिया को एक खतरे की तरफ धकेलते चले जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने सिर्फ अपनी जाती बका और अपने फायदे और अपने इक्तदार और अपनी ताकत के बारे में सोचा और पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी से दो चार कर दिया। हर चीज को उधेड़ के रख दिया, सिर्फ अपने आप को बचाया। डोनाल्ड ट्रंप भी अपने आप को, अपनी सियासत को बचाने के लिए अमेरिका को और पूरी दुनिया को खतरे में डाल रहा है। अमेरिका की चौधराहट तो उसने मलिया मेट कर दी है, अब पूरी दुनिया को एक खतरे में डाला हुआ है और दुनिया इस खतरे को समझ रही है। दुनिया में जितने समझदार लीडर हैं, जितने बड़े लोग हैं, जितने लोग दिफा को समझते हैं, वो सारे लोग लगातार ये कह रहे हैं कि आप आग से खेल रहे हैं। अगर ये जंग फैल गई तो ममालिक ने पहले से तय किया हुआ है कि कौन कहां खड़ा होगा, और कई ममालिक ने तय किया हुआ है कि उन्हें किस सूरत में न्यूट्रल रहना है, इस लड़ाई से बाहर रहना है। तो अगर ये लड़ाई फैल गई तो ये लड़ाई बहुत लंबी जाएगी और पूरी दुनिया को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, खलीजी ममालिक का नुकसान कोई छोटा नहीं है। आप नए हुर्मत से क्या कुछ गुजरता है इसका अंदाजा आप यहां से लगा लें। एक साबिक सफीर हैं जोहर सलीम साहब, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी है। मारिया मेमन साहबा के साथ बैठे थे, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी। उन्होंने कहा जी यहां खाली तेल नहीं गुजरता, दुनिया का 20% तेल तो चलो यहां से गुजरता है, दुनिया की 31% गैस भी यहीं से गुजरती है आप नए हुर्मत से। दुनिया का 34% फर्टिलाइजर जो खाते हैं वो भी यहां से गुजरती हैं, और ये भी रुकी हुई हैं। और अगर ये मामला ऐसे ही रुके रहते हैं तो दुनिया में कहत आ सकता है। बहुत सारे ममालिक का इन्हिसार है इस फर्टिलाइजर के ऊपर, इस फ्यूल के ऊपर, इस गैस के ऊपर, और अगर ये नहीं जाता तो ज़रूरी जमीनों को बहुत नुकसान हो जाएगा और फूड सिक्योरिटी के प्रॉब्लम पैदा हो जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि नुकसान एक्चुअली हुआ कितना। यानी ये जितने भी अरब ममालिक हैं, इनका अब तक का जो नुकसान है वो कितने अरब डॉलर का है, ये तो वो मोटा मोटा तखमीना है जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। नंबर 1, इनका जो नुकसान हुआ वो इनकी जो बंदरगाहों की आमदन है उसका जो नुकसान है वो तकरीबन कोई 14.5 अरब डॉलर का नुकसान एक महीने की लड़ाई में हो गया। फिर इसके बाद तेल और गैस की जो बरामदात का नुकसान है वो लगभग 21.5 अरब डॉलर का नुकसान हो गया। हवाबाजी जो एविएशन और जो सियाहत का नुकसान हुआ है वो लगभग 40 अरब डॉलर का नुकसान हो गया। अच्छा, ये बड़े बड़े नुकसान आते हैं, अगर इनको आप देखें तो 75 से 80 अरब डॉलर का ये बहुत बड़ा नुकसान है एक महीने के अंदर, ये अरब ममालिक को, खलीजी ममालिक को हो गया। अब इसके अलावा जो उनकी गुडविल है, यानी यूएई के अंदर जिस तरह कीमतें नीचे गई हैं प्रॉपर्टी की, उनका रियल स्टेट का बहुत बड़ा बिजनेस है, लोग वहां से पैसा निकालकर भाग रहे हैं और ये अरबों डॉलर है, ये नुकसान अलग है। यानी यूएई ने, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, कमजोर मुल्क है, ज्यादा पैसा पाकिस्तान से नहीं जाता, तो यूएई ने पाकिस्तान के मामले में एक बैरियर लगा दिया था कि जो ज्यादा पैसा लेकर आए, अमीर आदमी हो, ताकतवर आदमी हो, इन्फ्लुएंशियल आदमी हो, उनके लिए वीजे मिल रहे थे। ज्यादातर पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने वीजे बंद कर दिए थे। वजूहात अलग अलग हो सकती है, कुछ वजूहात हैं वहां जाके मांगना शुरू हो जाते हैं, कुछ वजूहात है वहां जाके फ्रॉड भी करते हैं लोग, कुछ वजूहात है वहां जाके प्रोस्टिट्यूशन और अजीबोगरीब धंधों में भी लोग अब अजीब अजीब कहानियां छोड़े। लेकिन यह है कि यूएई ने बहुत सारे पाकिस्तानियों के वीजे बंद कर दिए थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े काबिल एहतराम, उन्हें वीजे नहीं मिल रहे थे, लेकिन अचानक से यूएई ने वीजे खोल दिए और अब पाकिस्तानियों को हैरान कुन तौर पर वीजे मिल रहे हैं। वजह यह है कि यूएई से लोग निकल रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि लोग यूएई के अंदर दाखिल हों ताकि एक डाटा जारी किया जाए कि जनाब इन हालात के बावजूद बड़े पैमाने पे और बड़ी तादाद में लोग यूएई में आ रहे हैं। इसलिए एक दिन आपने देखा कि यूएई के जो बादशाह हैं वो निकले और कॉफी पीने के लिए मॉल ऑफ दुबई में गए थे और जाकर उन्होंने वहां पे कॉफी पी थी ताकि वो ये तासुर दें कि दुबई में कुछ नहीं होने जा रहा। और उसके बाद दुबई के एयरपोर्ट के ऊपर अटैक होता है और अभी भी दुबई के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। नादरीन, एक खबर मैं आपको बताता हूं और देखें आप कितनी तकलीफ दे खबर है। अमेरिकी चैनल है CNN, उसकी टीम के ऊपर हमला किया, इसराइल की जानिब से हमला किया गया और उस हमले के नतीजे में इसराइली आर्मी चीफ ने फौज की पूरी बटालियन मुअत्तल कर दी कि जनाब CNN के सहाफियों पे हमला क्यों किया। ये एक फोटोग्राफर था और इसको पकड़ा, इसका कैमरा तोड़ा, इसके गले से पकड़ के इसको दबाया और 2 घंटे तक हिरासत में रखा इनकी टीम को। और इस 2 घंटे की कीमत, गले से पकड़ने की कीमत और एक कैमरा तोड़ने की कीमत, ये चुकानी पड़ी इसराइली फौज को कि आर्मी चीफ ने पूरी की पूरी बटालियन जो है वो मुअत्तल कर दी इसराइली फौज की, क्योंकि अमेरिकी मीडिया था। और अब आपको एक फैक्ट बताऊं मैं, ये अल जजीरा की रिपोर्ट है, CNN पे भी छपी है, बाकी तमाम बड़े मीडिया के ऊपर ये आ चुकी है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि 2025 में टोटल दुनिया के अंदर 129 सहाफी कत्ल हुए, 129, उनमें से 2/3 यानी हर 3 में से 2 सहाफी इसराइल ने मारे। 84 जर्नलिस्ट यानी 65% से ज्यादा दुनिया के सहाफी 2025 में इसराइल ने कत्ल किए।
लेकिन आज तक इस बारे में कुछ भी नहीं हुआ। अभी हाल ही में ये तस्वीर देखें आप, 2 जर्नलिस्ट हैं, ये लबनान के अंदर शहीद कर दिए गए। एक और जर्नलिस्ट है इनके साथ, वो भी शहीद कर दिए गए। इनमें एक अली शुएब है और एक फातिमा है। इन्हें वहां पे धमाके के अंदर मारा गया है और इनकी वीडियोस बाकायदा मौजूद हैं। तो सहाफियों को कत्ल किया जा रहा है इसराइल की जानिब से, कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई जवाब सवाल ही नहीं है। लेकिन एक तरफ अमरीकी सहाफी है तो हल्का सा पकड़ लिया तो उसके ऊपर पूरी की पूरी बटालियन मुअत्तल हो गई। तो अमेरिकन क्या आसमान से उतर कर आए हुए हैं? उनके लिए कानून कुछ और है। यूरोप के सहाफियों के लिए, एशिया के सहाफियों के लिए, फलस्तीन के सहाफियों के लिए कानून कुछ और है। हमारे CNN के दोस्तों को, BBC के दोस्तों को, बाकी जितने दुनिया के अंदर सहाफी काम कर रहे हैं, उन्हें यह देखना चाहिए कि सहाफी होता है, वो अपना काम कर रहा होता है, उसके साथ जुल्म को रोकना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर ये जुल्म लगातार हो रहा है, मैं इसका निशाना बना, बहुत सारे और सहाफी लगातार इसका निशाना बनते रहते हैं, अभी भी बन रहे हैं। वो जो ड्रॉप साइड के सहाफी हैं वकास अहमद साहब, उनके घर पे पंजाब पुलिस कराची में भिजवा दी गई और उनके माँ बाप को हरासा किया गया। कितनी बड़ी ज्यादती है। उनका बेटा पाकिस्तान जा नहीं सकता, वो अपनी जर्नलिज्म की वजह से पाकिस्तान से दूर है और वो अपना काम कर रहा है अगर, तो उसके वालिदैन को हरासा कर रही है पुलिस जाके और उनसे जबरदस्ती दस्तखत करवा रही है कि अगर कुछ भी हुआ या कोई खबर देता है तो हम जिम्मेदार होंगे। वो बेचारे सादा लोग हैं, वो छोटे भाई के ऊपर दबाव डाल दिया, माँ बाप पे दबाव डाला, उनसे दस्तखत करवा लिए। अब वकास अहमद डट गए आगे से। उन्होंने एक तो वो ट्वीट कर दिया, उन्होंने दिखाया जनाब ये मेरे माँ बाप से, मेरे भाई से जबरदस्ती इन्होंने लिखवाया पुलिस वालों ने। और ये इसलिए किया गया कि मरियम सफदर के बेटे जुनेद सफदर के बारे में वकास अहमद साहब ने ये खबर दी थी कि जो अय्याशी वाला 11 अरब रुपए का तैयारा खरीदा गया था गल्फ स्ट्रीम का, उसके ऊपर जुनेद सफदर अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ उन्होंने ये दावा किया था कि ये हनीमून के लिए यूरोप गए उस तैयारे पर, और वो अपनी खबर के ऊपर कायम है। अब बजाय कि उनको जाके उस मुल्क के अंदर उन पर केस कर दिया जाए ना, भाई जहां पे वो मौजूद हैं अमेरिका में, वहां जाएं और जाके उनके ऊपर केस कर दें और केस जीत के आप साबित कर दें कि देखें जुनेद सफदर उस अय्याशी वाले तैयारे के अंदर, महंगे तैयारे के अंदर हनीमून के लिए नहीं गए थे। अब बजाय ये करने के उनके माँ बाप को जाके पकड़ रहे हैं, उनके जो है वो छोटे भाई को जाके हरासा कर रहे हैं, तो उसने वकास ने कहा मैं पूरी दुनिया में जाऊंगा, मैं यूरोपीय यूनियन को बताऊंगा, हर एक को बताऊंगा और हर जगह जाकर गवाही दूंगा। अब ये वो हरकतें हैं जिनकी वजह से GSP+ स्टेटस खतरे में है। ये वो घटिया हरकतें हैं। अगर ये हरकतें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के सियासतदान ना करें तो GSP+ का स्टेटस बरकरार रह सकता है। लेकिन रोजाना ये कुछ ना कुछ पाकिस्तान में ऐसा करते हैं जिसकी वजह से एक और गारंटी जो इन्होंने दी होती है वो ये तोड़ देते हैं और GSP+ का स्टेटस और पाकिस्तान का स्टेटस ओवरऑल दुनिया के अंदर खतरे में पड़ जाता है। मिसाल के तौर पर नाजरीन, ये एक और आप इनकी हरकत देखें। ये एक नौजवान है, ये इसे आप देखें नाजरीन, ये 25 साल नौजवान है सलीम खान। इसके घर के ऊपर क़यामत टूट पड़ी है। अब हुआ क्या और कैसे हुआ देखें। ये एक आम पाकिस्तानी शहरी है, लाहौर का इलाका हंजरवाल, वहां पर ये एक अकेडमी चलाता है, बच्चों को पढ़ाता है। तहरीक इंसाफ का एक वोटर है, वो बहुत बड़ा नाम भी नहीं है, छोटा मोटा इसका ट्विटर का एक अकाउंट है। इसने एक पोस्ट थी मरियम नवाज की हुकूमत के खिलाफ, इसने उसको रीपोस्ट कर दिया और उसके बाद इसके घर पे क़यामत गुजर गई। इसको गिरफ्तार कर लिया गया और अचानक 17 फरवरी को इसको गायब किया गया। पहले कोई सुराग ही नहीं मिलता, फिर जनाब ढूंढना शुरू करते हैं तो उन्होंने रिट फाइल की, फिर पीका एक्ट का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। FIR के मुताबिक मुकदमा 27 फरवरी को दर्ज किया गया। फिर सलीम खान ने कोई पोस्ट एक्स पर शेयर की थी जो नागवार गुजरी है और फिर उसको जुडिशल कर दिया गया। उसकी जमानत दायर हुई तो जज साहब ने ईद से 4 दिन पहले यानी 17 मार्च को मुस्तरद कर दी। अब इनकी जो अहलिया हैं वो बीमार हो गई और इसी गम में 21 मार्च को वो चल बसी। अब इनका एक छोटा बच्चा भी है। अब ये देखें ना, उसकी बीवी फौत हो गई इस दुख के अंदर। आम आदमी है ना, आम आदमी के लिए बहुत बड़ी बात होती है उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, उसको जेल में डाल दिया जाए। उनका पूरा खानदान जो है वो हिल जाता है, लरस जाते हैं लोग। और जो कुछ पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के साथ किया गया है उसकी अहलिया डर गई होगी और 21 मार्च को वो चल बसी। अब घर वालों ने कहा जनाब कि सलीम खान को लाया जाए अपनी बीवी को दफन करने के लिए, लेकिन आपको पता है पंजाब में मरियम नवाज की हुकूमत है, उनको ये बात पसंद ही नहीं आई। उन्होंने दरखास्त मुस्तरद कर दी और फिर लाश को उठाकर ले गए और ले जाके कहा जेल के अंदर के इसको देख लो, फिर वहां जाके दफना देंगे। ये जुल्म किया गया है। अब मुझे बताएं कि उसने ऐसा कौन सा जुर्म किया था। ये वो घटिया हरकतें हैं जिनकी वजह से GSP+ का स्टेटस जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इमरान खान के बेटे की जो तकरीर है उसकी डबिंग करके उर्दू में वो लगा दी PTI ने और सवाल पूछा है अता तारड़ से, अजमा बुखारी से, दोनों जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, कि बताओ कहां पे इसने GSP+ के स्टेटस के बारे में बात की है, दिखाओ एक जुमला, कोई एक चीज बताओ जहां पे इसने उसकी मुखालफत की हो। तो उसने तो कोई मुखालफत नहीं की। GSP+ का स्टेटस अगर खत्म हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार होगी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और उनके तमाम सियासी सहूलतकार जिन्होंने जुल्म और बर्बरियत का बाजार पाकिस्तान में गुज़िश्ता 4 सालों से, वैसे तो 70 सालों से है, लेकिन 4 सालों से टका के गर्म किया हुआ है।
अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।